नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं इस चैनल पर रेगुलर सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो लेकर आता हूं, लेकिन जब भी कोई BPSC की आधिकारिक सूचना निकलती है तो उसका भी सूचना मैं आपको इस चैनल पर अवश्य देता हूं। तो साथियों, आज भी एक बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आधिकारिक सूचना जारी हुई है, जिसमें 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि फिर से बढ़ा दी गई है। यह परीक्षा अभी 30 अप्रैल 2022 को होना था, उसे पुनः बढ़ाकर 7 मई 2022 कर दिया गया है। तो साथियों, आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि फिर से बढ़ी, हेडिंग है। आगे इसमें देख लेते हैं क्यों बढ़ी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि फिर से बढ़ा दी है। ज्ञात है कि पहले यह परीक्षा 30 अप्रैल 2022 को होनी थी, लेकिन आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक के अनुसार यह तिथि बढ़ाकर 7 मई 2022 कर दी गई है। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि पूरे बिहार में नवोदय विद्यालय की परीक्षा 30 अप्रैल 2022 को होनी है। इसीलिए बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के केंद्र बनाने में कठिनाइयाँ हो रही थी, इसीलिए तिथि बढ़ाई गई है। इस प्रारंभिक परीक्षा के लिए 6,02,221 आवेदन आए हैं। आवेदकों की बढ़ी संख्या के कारण यह परीक्षा जो 23 जनवरी 2022 को पहले होनी थी, स्थगित कर दी गई थी और यह परीक्षा 30 अप्रैल 2022 को फिर से होना सुनिश्चित हुआ था, परंतु अब यह परीक्षा 7 मई 2022 को होगी। साथियों, हालांकि परीक्षा के विलंब के कारण अभ्यर्थियों को सीटों में भी फायदा हुआ है। पहले यह परीक्षा शुरू में 555 सीटों के लिए होनी थी, परंतु 5 बार हुए रिक्तियों में वृद्धि से इस प्रतियोगिता परीक्षा में रिक्तियों की संख्या बढ़कर 802 हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि BPSC 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, जिसमें कुल 150 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों, आइए BPSC के आधिकारिक नोटिफिकेशन से भी हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। साथियों, आप देख पा रहे हैं कि यह आवश्यक सूचना BPSC के आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का डेट बढ़ाया गया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देख लीजिए आप, बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ, वेली रोड, पटना 800001 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आवश्यक सूचना 67वीं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की पूर्व निर्धारित तिथि 30 अप्रैल 2022 शनिवार को संशोधित करते हुए नई तिथि 5 मई 2022 संभावित की गई है। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट www
bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित किया जाएगा। यह अधिसूचना 7 मार्च 2022 को जारी की गई है। आपसे आग्रह किया जाता है कि आप इसके वेबसाइट को निरंतर चेक करते रहिए, क्योंकि अगर उसमें कोई भी बदलाव होता है तो निश्चित रूप से इसके वेबसाइट पर यह सूचना दी जाएगी। साथियों, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो में बने रहिए। आप इस 7 दिन के बढ़े हुए दिन को कैसे यूटिलाइज करेंगे, इसके लिए मैंने कुछ आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का स्टडी मटेरियल तैयार किया हूँ, जिसको इस वीडियो में आगे बताने जा रहा हूँ। आपसे आग्रह है कि आप मेरे वीडियो में बने रहिए और उस अध्ययन सामग्री को शुरू से अंत तक देखिए और कमेंट करके यह बताइए कि आपको यह अध्ययन सामग्री कैसा लगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर से कुछ और अध्ययन सामग्री आपके लिए लेकर आऊँगा, ताकि आपकी सफलता इसमें सुनिश्चित हो सके। तो चलिए साथियों, आगे सामान्य अध्ययन से संबंधित सामग्री का अध्ययन करते हैं। साथियों, आप इस 7 दिन का जो आपको फ़ायदा मिला है उसका सही उपयोग करके आप निश्चित रूप से अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं कुछ सामान्य अध्ययन के स्टडी मटेरियल को जानकर। पहला इसमें प्रश्न है, अबू रेहान मोहम्मद किस प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम है? इसका सही जवाब है अल-बेरूनी का। प्रश्न संख्या 2, तमिलनाडु में स्थित पडुकोट्टई की कोकर्णेश्वर मंदिर और पलवरम के 5 सेल वाले गुफा का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर है महेंद्र वर्मन ने। प्रश्न संख्या 3, कौन लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए? या किसका उपनाम लोकहितवादी है? जैसा कि आप जानते भी हैं, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 4, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है वीर कुंवर सिंह ने किया था। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, मक्का का अधिक उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? तो आप जैसा जानते भी हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन करता है, तो इसका सही आंसर हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 6, सल्तनत काल में दारुल उल सफ़ा क्या होता था? दारुल उल सफ़ा एक ऐसा विभाग था जो चिकित्सालय का काम करता था। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7, दीवान कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। यह प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है, आप इसे याद कर लीजिए। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है अहमदनगर पर। प्रश्न संख्या 9, हवाई द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है प्रशांत सागर में। प्रश्न संख्या 10, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? इसका सही उत्तर है बालाजी बाजीराव। प्रश्न संख्या 11, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा कराई गई थी? इसका सही उत्तर है पाल वंश के शासकों शासकों द्वारा, जो बंगाल के शासक थे। प्रश्न संख्या 12, तमिल में तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? यह है तमिल व्याकरण से। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है भी। प्रश्न संख्या 13, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के लिए है, लेकिन यहाँ विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के लिए यह है। भारत ने फाल्कन रडार सिस्टम किस देश से प्राप्त किया है?
तो इसका सही उत्तर है इजराइल से। तो ये रहे कुछ प्रश्न। आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि आप जानते भी हैं 12 जनवरी को। भारत सरकार ने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन डोज के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ, जो पूना में है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जैसा कि आप जानते भी हैं एशिया महाद्वीप है। आगे देख लेते हैं रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये मीटर गेज पूछा है, इसलिए 1 मीटर होगा। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? जैसा कि आप जानते भी हैं ऊँट है। कुछ प्रश्न आसान भी है, कुछ आपको अच्छे भी प्रश्न मिलेंगे। ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? सबसे पहले रेलवे ने की थी इसकी शुरुआत। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो इसका सही उत्तर होगा हर्षवर्धन के। प्रश्न संख्या नहीं है, आगे देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या होता है? बैरोमीटर। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? जैसा कि आप जानते भी हैं बांग्लादेश का। प्रश्न दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? जैसा आप जानते हैं कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या नहीं है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अगला प्रश्न है बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है? एच.एस. शेख खलीफा बिन जायद उसका वास्तविक मालिक है। जैतून किस देश में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है? इसका सही उत्तर है फ्रांस। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? यह सिक्किम में है। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दादा साहब फाल्के। इन्हीं का नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? जैसा कि आप जानते भी हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। ये मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो इसको आप जानते हैं कवि प्रदीप ने लिखा है, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है, आवाज़ दिया है लता मंगेशकर ने। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु कहा जाता है। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो इसका सही उत्तर है सोना। रंगोली कहाँ की प्रमुख लोक कला है? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। कंप्यूटर कीबोर्ड के कौन से बटन पर उसका नाम नहीं होता है? स्पेस बार पर नहीं होता है, या सबसे बड़ा कीबोर्ड का बटन होता है स्पेस बार। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में से लिया गया है या किस ग्रंथ में है? तो आप जानते हैं ऋग्वेद में है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो इसका सही उत्तर है गुरु तेग बहादुर को। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो इसको लाहौर के अधिवेशन में लिया गया था, जो लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में।
यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस वर्षराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी? जैसा कि आपको मालूम भी है कि लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में ही कर दी गई थी। भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? इसका सही उत्तर है सर चार्ल्स मेटकाफ और लॉर्ड मैकाले को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है रास बिहारी घोष। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? जिसका सही आंसर है बेनेटाइल चिरोल ने। चिरोल भी मिलता है और सिरोल भी मिलता है कहीं कहीं। 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है विनायक दामोदर सावरकर ने। इसका शॉर्ट में आता है वीडी सावरकर भी। असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही उत्तर है लॉर्ड चैमफोर्ड। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? चंपारण में, जो बिहार में है। भारत की राजधानी कोलकाता या कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित की गई थी? वर्ष 1911 में। दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस पर बम फेंकने वाले नेता कौन था? इसका सही उत्तर है रास बिहारी बोस। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दर्रे। पहला इसमें काराकोरम दर्रा, जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 5654 मीटर। काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही आता है। यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और चीन को जोड़ता है। ये है। दूसरा है जोजिला दर्रा। यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3528 मीटर। यह कश्मीर के घाटी को लेह से जोड़ता है। यह भी पूछ सकता है कि यह किससे किसको जोड़ता है। यह किस पहाड़ी श्रेणी में आता है? तो यह जास्कर पहाड़ी श्रेणी में आता है। यह भी प्रश्न पूछ सकता है। तीसरा है पीर पंजाल दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3490 मीटर। यह पीर पंजाल श्रेणी में आता है, पर्वत श्रेणी में आता है। यह पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता इसी पर है। आगे देख लेते हैं बनिहाल दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 2832 मीटर। यह पीर पंजाल श्रेणी में आता है। यह जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? तो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे में बना हुआ है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला जो मार्ग है, राष्ट्रीय मार्ग, उसका नाम है NH-1A। आगे देख लेते हैं पांचवा दर्रा। इसका नाम है बुर्जिला दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4100 मीटर। श्रीनगर को यह गिलगित से जोड़ता है। अब हिमाचल प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण दर्रे भी हैं। अब तीन दर्रा है। पहला है बारालाचा दर्रा। ये इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4843 मीटर है। यह जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह भी पूछ सकता है कि बारालाचा दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। और यह भी पूछ सकता है यह किसको और किसको जोड़ता है? तो मंडी और लेह को जोड़ता है यह।
आगे देख लेते हैं सिपकिला दर्रा या सिपकिला दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4300 मीटर। यह जास्कर श्रेणी में है, पर्वत श्रेणी जास्कर में ये भी स्थित है। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलुज नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे देखते हैं रोहतांग दर्रा। यह हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है यह। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4620 मीटर। ये मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। कुछ उत्तराखंड के देख लेते हैं। यहाँ पर 3 प्रमुख दर्रे हैं। लिफू लेक दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है। यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। अगले 10वां मन्ना दर्रा या मरड़ा दर्रा। उत्तराखंड के अंतिम गांव मन्ना में स्थित यह दर्रा 5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है ये। उसके बाद है नीति दर्रा। यह दर्रा 5068 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड की महा हिमालय श्रेणी में स्थित है। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। सिक्किम के कुछ दर्रा देख लेते हैं। यहाँ पर 2 प्रमुख दर्रे हैं। ये दर्रा को ला भी यहाँ पर कहा जाता है, जैसे नथुला या नथुला दर्रा। ये दर्रा सिक्किम राज्य को डोग्यक्या श्रेणी में 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है। भारत चीन की सीमा समाप्त होने के कारण इसका सामरिक महत्व काफ़ी अधिक है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, परंतु वर्ष 2006 में इसे व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसे कब बंद कर दिया गया था तथा कब खोल दिया गया था। भारत चीन व्यापार का कुल 80% व्यापार इसी दर्रे से किया जाता है। उसके बाद है जेलेपला दर्रा। यह सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4270 मीटर। इसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया गया है। तीस्ता नदी है उसके द्वारा किया गया इसका निर्माण। अब देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के कुछ दर्रा। यहाँ पर 3 प्रमुख दर्रे हैं। बोमडीला दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 2217 मीटर। यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ भी स्थित है, यह भी इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं यांग्याप दर्रा। यह भारत और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। आगे दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है ये। आगे देख लें कुछ मणिपुर के दर्रा। मणिपुर में तुजू दर्रा है। स्टेट पूरा याद कर लिए कौन सा दर्रा कहाँ पर है। यह इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। म्यांमार बर्मा का नया नाम है। केरल का देख लेते हैं पालघट दर्रा या इसको पलकाट दर्रा भी बोलते हैं। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 300 मीटर।
यह कोझिकोड केरल या कोयम्बटूर तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में यह स्थित है। आ गया सेनकोटा, यह इलायची पहाड़ियों कार्डेमम या कार्दामोम हिल्स में 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इलायची की पहाड़ियाँ हैं ये, यहाँ पर इलायची उपजाया जाता है। यह तिरुवनंतपुरम केरल और मदुरई को आपस में जोड़ता है। महाराष्ट्र में कुछ दर्रा भी है, जिसमें है पहला थालघाट दर्रा, यह मुंबई और नासिक को जोड़ता है। आगे देख लेते हैं भोरघाट धारा, ये समुद्र तल से 548 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। नेशनल हाईवे 48 NH48 मुंबई चेन्नई इसी दर्रे से होकर जाता है। तो साथियों, ये रहा कुछ दर्रे और कुछ महत्वपूर्ण संधियाँ भी देख लेते हैं। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हुई थी। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में हुई थी। 1779 में सालाबाई की संधि 1782 में हुई थी। वसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई थी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई थी। राजापुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में हुई थी। नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में हुई थी। पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुई थी। मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुई थी। तो ये कुछ संधियाँ रहा, जिसको आप नोट कर लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो। साथियों, इसमें आगे भी बहुत कुछ मटेरियल है मेरे पास, लेकिन यह वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। तो साथियों, मुझे आशा है कि आपको यह BPSC की आधिकारिक सूचना तथा 7 दिन का सही उपयोग करने के लिए यह अध्ययन सामग्री आपके लिए उपयोगी साबित होगा। यदि आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी दी जाती है, जिसको आप देखकर सरकारी नौकरी पा सकते हैं। यदि आप BPSC के अलावा दूसरा भी परीक्षा देते हैं तो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी मिलती है। अगर चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई और बहन, बेरोजगार साथी, बेरोजगार संबंधी भी कोई दूसरा नौकरी भी पा सकें, तो आप उन्हें मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को भी दबा देने के लिए कहिए, ताकि जब भी मेरे YouTube चैनल पर इस तरह के वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले उन्हें सूचना मिल जाए और वे इस वीडियो को देखकर सबसे पहले नौकरी का फॉर्म भर सकें। तो साथियों, आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। यदि एक विशेष सूचना, यदि आपको कोई प्रश्न में किसी तरह का डाउट लगता है तो आप कृपया मुझे कमेंट कीजिए, इसका हम आंसर बुक से देख लेंगे और उसका समाधान कर लेंगे। तो साथियों, आप सबको मैं इतने लंबे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूं। साथियों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।